अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये टॉपिक रिलेटिवली स्मॉल है बट इम्पॉर्टेंट है। अब बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली है क्या चीज़। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को आप लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि एक कॉम्प्लेक्स जो है वो किसी सर्टन कंडीशन के अंडर कितनी देर तक एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो आपको अगर याद हो मेरा पहला या दूसरा लेक्चर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो काउंटर जो आयंस होते हैं वो तो डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है, यहाँ पर अगर आप लोग देख लो इस चीज़ को, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं टूटती अनटिल और अनलेस आप लोग बहुत हार्श कंडीशंस उस पर अप्लाई कर दो। हार्श कंडीशंस से मेरी क्या मुराद है बेटा, या तो आप लोग उसके टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कर दो, या आप लोग उसके जिस सोल्यूशन में आप लोग उसको डिज़ोल्व कर रहे हो उसकी नेचर को आप लोग चेंज कर दो, या तो आप लोग उसकी एसिडिटी को चेंज कर दो, या उसकी आप लोग बेसिसिटी को चेंज कर दो। तो इन दैट केस वो फिर डिफरेंटली बिहेव करेगा, या उस केस में आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो टूट कर डिसोसिएट हो जाए। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों के पास जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में ये कॉम्प्लेक्सेस सारे के सारे स्टेबल ही होते हैं, क्योंकि ये इतने इजीली जो है वो टूटते नहीं है, ये डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है बेटा, अब आप लोग देखो कि अब हम लोग कह रहे हैं कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस ही जो हैं वो स्टेबल हैं, तो फिर हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट को पढ़ ही क्यों रहे हैं। स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम लोग बेटा इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये देखना चाह रहे हैं थ्रू स्टेबिलिटी कांस्टेंट कि अगर आप लोग दो कॉम्प्लेक्सेस को लो तो उन दो कॉम्प्लेक्सेस में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, बात समझ आ रही है। ऑल्दो के सारे कॉम्प्लेक्सेस ही नॉर्मल कंडीशंस में जो जो कंडीशन उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए सूटेबल है उस कंडीशन में तो वो स्टेबल ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग देखो कि अगर आप लोग नॉर्मल कंडीशंस में भी दो कॉम्प्लेक्सेस को उठाते हो और आप लोग कह दिया जाए कि आप लोग हमें बताएं कि इन दो कॉम्प्लेक्सेस में से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए आप लोग किस चीज़ पर जाओगे बेटा, उसके लिए आप लोग पढ़ते हो स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ और कॉम्प्लेक्स और स्टेबिलिटी कांस्टेंट को आप लोग कह देते हो कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इसको आप लोग कहते हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, आपका जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट के, जिसको आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हो। बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो एसिड बेस के चैप्टर में आप लोगों ने स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आप लोग कुछ हो बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो एसिड बेस के चैप्टर में आप लोगों ने स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आप लोग कुछ इस किस्म की एक इक्वेशन लिखते हो। ठीक है, आप लोग इस किस्म की एक इक्वेशन लिखते हो और ये आप लोगों के लेट से ये प्रोडक्ट्स हैं और ये आप लोगों के पास क्या आ गए, रिएक्टेंट्स आ गए। तो अगर आप लोग इसकी जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना चाहते हो थ्रू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आप लोग कैसे लिखोगे, के इज़ इक्वल टू, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हो, के इज़ इक्वल टू आपके प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपके रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये जो x है, ये x प्लस आपके चार्ज ऑफ मेटल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y माइनस आपके चार्ज ऑफ लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, ये जो z है ये चार्ज ऑन योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा बेटा कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर समटाइम्स जो है वो कैटायनिक होता है और समटाइम आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप लोग कहते हो कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा, और ये जो आप स्मॉल n देख रहे हो, ये स्मॉल n बेसिकली नंबर ऑफ योर लिगेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स को, या आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर को भी रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अगर ये 4 है तो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आई है। तो आप लोगों ने ये इक्वेशन लिख देनी है और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में
एक जनरल इक्वेशन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वर्ड इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर को लेंगे या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को लेंगे बेटा, तो तब हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है। ये के कुछ भी नहीं है, ये के सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की टर्म में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लोग कह देते हो जब आप लोग यूजुअली एसिड बेस की बात कर रहे होते हो। अब बेटा ये तो आप लोगों को अंडरस्टूड है ना कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कब ज़्यादा स्टेबल होंगे। बेटा देखो, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स तभी ज़्यादा स्टेबल होंगे जब आपके मेटल और लिगेंड के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हो कि स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है इंटरेक्शन ऑफ द मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम विद दैट ऑफ योर लिगेंड, ठीक है बेटा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा आपके मेटल और आपके लिगेंड के दरमियान में, उतना ज़्यादा आप लोगों का जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। और जितना ज़्यादा आप लोगों का कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, आप लोग कह सकते हो कि आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो उतनी ज़्यादा आएगी। बात क्लियर हो गई है, मतलब आपके के की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। या आप अगर इस बात को रिवर्स कर दो, जितना आपका के की वैल्यू ज़्यादा है उतना आपका स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपके मेटल और आपके लिगेंड का इंटरेक्शन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात क्लियर हो गई। अच्छा बेटा, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले पहले मैंने लिखा था लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आ जाओ। अब देखो बेटा, यहाँ पर आप लोग देखो कि ये मैंने आयरन का एक कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है। अब आप लोग देखो कि आयरन यहाँ पर CN6 है, यहाँ पर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। डिफरेंस कहाँ पे आता है बेटा, कि देखो यहाँ पर इसका चार्ज +3 है और यहाँ पर इसका चार्ज +2 है, ठीक है। जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आप लोग देख लोगे कि इसका +3 आएगा और इसका +2 आएगा, ठीक है। अब आप लोग देखो कि ये सेम मेटल है विद सेम लिगेंड विद सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, तीनों चीज़ें सेम हैं। इवन देन बेटा आप लोगों का के कितना डिफर कर रहा है, देखो यहाँ पर इस केस में, फर्स्ट केस में आपके के की वैल्यू 4.08 मल्टीप्लाई बाई 10⁻52 आ रही है। ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर आप लोग देखो कि आपकी के की वैल्यू क्या आ रही है, 4.21 मल्टीप्लाई बाई 10⁻45। ये भी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। लेकिन आप लोग बेटा इन दोनों को कंपेयर करो तो आप लोग क्या देखोगे कि आपकी फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स की के की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर आप लोग देख लो बेटा कि 10 के ऊपर 52 है और यहाँ पर 10 के ऊपर 45, फिर डेफिनेटली आप लोगों के पास ये वैल्यू क्या है, लार्ज है। बात मेरी क्लियर हो रही है, ये वैल्यू आप लोगों के पास लार्ज है। अब हम लोग क्यों कह रहे हैं कि ये वैल्यू हम लोगों के पास लार्ज आ रही है, ये वैल्यू हम लोगों के पास कम आ रही है, जबकि हम लोगों के पास मेटल सेम है, हम लोगों के पास लिगेंड सेम है, हम लोगों के पास उनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। तो इसके बावजूद हम लोगों के पास ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं बेटा जिन पर आप लोगों का स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, और एज अ रिजल्ट आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड करती है। वो हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर आ जाओ, इस वाली एग्जांपल को आप लोग देखो कि अगेन आप लोगों के पास कॉपर है और कॉपर है, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक लिगेंड आप लोगों ने एक न्यूट्रल लिगेंड ले लिया, ठीक है, जो कि सम टाइम स्ट्रांगली बिहेव करता है, सम टाइम ये वीक बिहेव कर रहा होता है। अब आप लोग देखो कि अगेन आप लोगों के पास कॉपर है और कॉपर है, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक लिगेंड आप लोगों ने एक न्यूट्रल लिगेंड ले लिया, ठीक है, जो कि सम टाइम स्ट्रांगली बिहेव करता है, सम टाइम ये वीक बिहेव कर रहा होता है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, CN4 है, ठीक है। ये आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लेकिन आप लोग देखो अमोनिया जब आप लोगों के पास कॉपर के साथ आता है तो वो एज अ वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करता है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग देखोगे जब अमोनिया किसी भी मेटल के साथ आएगा तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पर एक्ट करेगा। लेकिन जब ये कॉपर के साथ आएगा तो मैंने बताया था बेटा स्पेशल पॉइंट्स में कि ये एज अ वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। ओके, अब आप लोग देखो बेटा कि यहाँ पर इसकी के की वैल्यू क्या आ रही है, के इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, ठीक है। और यहाँ पर इसकी के की वैल्यू आ रही है 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27। अब आप लोग देखो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा लार्ज है।
डेफिनेटली बेटा ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर 2 में और 4 में कंफ्यूज नहीं होना बेटा। आगे 10 के ऊपर पावर में देखो कितने कितने ज़ीरो आ रहे हैं। यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 27 है, सो दिस इज़ वे टू लार्जर देन दिस वन। बात समझ आ रही है मेरी? तो अब हम लोगों ने यही चेक करना है कि हमारे पास मेटल्स सेम हैं इसमें और लिगेंड्स चेंज हुए हैं, तो उन लिगेंड्स के चेंज होने से हम लोगों के पास ये कितना डिफरेंस आया कि वैल्यू में, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप लोग यहाँ पर आ जाओ। एक आप लोगों के पास ये सिल्वर की मैंने कॉम्प्लेक्स लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे अगेन फर्स्ट केस में आपके पास जो है वो अमोनिया है और सेकेंड केस में आप लोगों के पास क्या है, CN है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू आप लोगों के पास ज़्यादा आ रही है और यहाँ पर इसकी वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, कम आ रही है। तो ये डिफरेंसेस बेसिकली हम लोगों ने पढ़ने हैं। अब आप लोग यहाँ पर आ जाओ इसके फैक्टर्स में, ठीक है। अब पहला फैक्टर बेटा आप लोग देखोगे कि इसके फैक्टर्स मोस्टली ऑलमोस्ट सेम हैं जो मैंने आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था। या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी आप लोग कहते हो और सम टाइम आप लोग उसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी कहते हो, ठीक है। अब पहला जो हम फैक्टर यहाँ पर पढ़ते हैं, आप लोग देखो कि पहला फैक्टर जो इस के या स्टेबिलिटी कांस्टेंट को इफेक्ट करता है वो है चार्ज ऑफ योर सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। ये MA है मेटल एटम। तो चार्ज जो आपका सेंट्रल मेटल एटम पे होगा वो भी इफेक्ट करेगा आपके स्टेबिलिटी कांस्टेंट को। बेटा यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है जितना चार्ज आप लोगों का ज़्यादा होता है उतनी आपकी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बात मेरी समझ आ रही है? अब देखो यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये एग्जैक्टली सेम कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर पहले कॉम्प्लेक्स में आपके आयरन का चार्ज आता है +2, जबकि आपके दूसरे कॉम्प्लेक्स में आयरन के ऊपर चार्ज आता है +3। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आप लोगों का ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो आप लोग कह सकते हो कि आपका ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो ये वाला है। क्यों बेटा? क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है। इसका चार्ज ज़्यादा है तो इसका K ज़्यादा है, इसका K ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बात समझ आ रही है? अब देखो बेटा अगेन वही बात हो जाती है, जितना चार्ज ज़्यादा है मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इस पर ज़्यादा है बेटा, तो इतना स्ट्रांगली ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स को अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा इसका होल्ड जो है वो लिगेंड पर ज़्यादा होगा और एज अ रिज़ल्ट आप लोग क्या कहोगे कि इन दोनों के दरमियान में जो इंटरेक्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना उसको डिसोसिएट करना जो है वो मुश्किल है और हम लोग कह देंगे कि वो कॉम्प्लेक्स हम लोग के पास एज अ रिज़ल्ट ज़्यादा स्टेबल है। बात क्लियर हो गई? ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी भी अंडरस्टूड हैं, मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन की हुई थी। नेक्स्ट जो है बेटा हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने लिगेंड्स को चेंज किया तो दैट विल अफेक्ट योर K वैल्यू। क्यों बेटा? आप देखो कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ठीक है, तो आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये एरो आपकी स्टेबिलिटी को ज़्यादा शो कर रहा है, ठीक है, उतनी आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो आप लोगों के पास वीक फील्ड लिगेंड होंगे बेटा उसमें आप लोगों की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। बात मेरी समझ आ रही है? अब देखो कि आप लोग ये एक एग्जांपल ले लेते हो FeCN6-3 की, ठीक है, और FeCl6-3 की। अब आप देखो बेटा यहाँ पर आपका मेटल सेम है, ठीक है, मेटल सेम है। यहाँ पर दोनों केसेस में आपके मेटल के ऊपर चार्ज सेम है, दैट इज़ +3 एंड +3, ठीक है। तो फिर कैसे आप लोग बताओगे कि आप लोगों का कॉम्प्लेक्स कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? तो बेटा देखो यहाँ पर आपकी क्या चीज़ डिफ़र कर रही है, आपका लिगेंड डिफ़र कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है। तो बेटा जब भी आप लोगों के पास वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो आपकी K की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी और एज अ रिजल्ट आप लोगों के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। आपकी क्या चीज़ डिफ़र कर रही है, आपका लिगेंड डिफ़र कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है। तो बेटा जब भी आप लोगों के पास वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो आपकी K की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी और एज अ रिजल्ट आप लोगों के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। बेटा मैं ये नहीं कहूँगी अनस्टेबल होंगे, मैं ये कहूँगी लेस स्टेबल होंगे। लेस स्टेबल का वर्ड बेटा इसलिए यूज़ करिए क्योंकि मोस्टली जो हैं वो आपके पास ये कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल ही होते हैं। लेस और मोर इसलिए कह रही हूँ बेटा क्योंकि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये अनस्टेबल है क्योंकि आप लोग देखो नॉर्मल कंडीशंस में आप लोगों के पास आपका कोऑर्डिनेशन फिर नहीं टूटता, ठीक है। इट मीन्स के वो स्टेबल हैं। अब जब कंपैरिजन में बात आ जाएगी तो हम लोग लेस और मोर स्टेबल की बात करेंगे, ठीक है बेटा।
अब यहाँ देखो, आप लोगों को अगर क्वेश्चन लेट से दे दिया जाता है तो उसमें आप लोगों के पास कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर डिफ़र करेगी। आइदर उसका चार्ज डिफ़र करेगा, आइदर उस नेचर ऑफ द लिगेंड जो है वो डिफ़र करेगा, या और क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे बेटा कि आपके पास जो है वो एक थर्ड फैक्टर आएगा जिसे आप लोग कहते हो कीलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, कीलेटिंग कह लो, या आप लोग कुछ लोग इसको चीलेटिंग प्रोनाउंस करते हो, जैसे आप लोगों को इजी लगे। ठीक है, अब बेटा मैंने आप लोगों को बताया था एक मरतबा कि आपके पास जब भी कीलेटिंग लिगेंड्स आते हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। इफ़ यू डू रिमेंबर, मैंने आप लोग को कीलेटिंग प्रोसेस में बताया था कि ये जब भी आप लोगों के पास कीलेटिंग लिगेंड्स आते हैं तो एज अ रिज़ल्ट आप लोगों के पास कीलेशन का प्रोसेस होता है और जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और उनको आप लोग बहुत सी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करते हो, और बाज़ आप लोग उसको फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व योर फूड। ठीक है, या आप लोग उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। फूड की शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए आप लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यूज़ करते हो, जिसमें लिगेंड आपका क्या होता है, कीलेटिंग लिगेंड्स जो है वो यूज़ हुए होते हैं। तो बेटा बात यही है कि जब भी आप लोगों के पास कीलेटिंग लिगेंड्स आएंगे तो एज अ रिजल्ट जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब आप लोग देखो बेटा कि मैंने यहाँ पर एक तो मैंने लिख दिया कि पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर मोर स्टेबल। आप लिख दो के ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर मोर देन के ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स, और एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ योर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। बात समझ आ रही है? अब बेटा देखो यहाँ पर मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बायडेंटेट लिगेंड मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बायडेंटेट लिगेंड्स 3 यूज़ हुए हैं, यहाँ पर 2 यूज़ हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बायडेंटेट लिगेंड यूज़ हुआ है और यहाँ पर कोई भी बायडेंटेट लिगेंड यूज़ नहीं हुआ हुआ। ठीक है, मतलब कोई भी बायडेंटेट लिगेंड नहीं है या पॉलीडेंटेट आप लोग जनरली कहते हो, तो इट मीन्स कि ये कीलेटिंग का प्रोसेस शो नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर आपको ये मैंने जो सिंबल शो किया हुआ है ये क्या है कि स्टेबिलिटी आपके पास जो है बेटा के कह दो, और के एट द एंड स्टेबिलिटी पर ही, स्टेबिलिटी तक ही जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो कि स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन ऑल द अदर। ठीक है, बात मेरी समझ आ रही है? आप देखो जिसमें सबसे ज़्यादा कीलेटिंग लिगेंड यूज़ हुआ है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और आप देखो जैसे जैसे आप लोगों के पास जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं वो जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रहे हैं आपके पास, वैसे ही आप लोगों की स्टेबिलिटी भी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, एक फैक्टर तो ये है कि आपके पास जब भी अदर देन मोनोडेंटेट लिगेंड यूज़ होगा तो आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक होगी, एक चीज़ ये होगी। यहाँ पर आप लोग देख लो बेटा, जब आप लोग पिक्चर देखोगे तो यहाँ पर तो दोनों जो लिगेंड्स हैं वो एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही एक्ट करेंगे। आप लोग देखो फिर भी जब आप लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखोगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी के की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ठीक है, अमोनिया आपके पास साइनो ग्रुप के कंपैरेटिव लेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो रिलेटिवली कम आएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को असाइन करने से पहले इन चीज़ों को जो है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को असाइन करने से पहले इन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, ये एक छोटा टॉपिक था लेकिन ये आप लोगों के पास इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब बेटा ये सारा जो है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड था, और आज जो है वो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को तो आई थिंक काफ़ी डिटेल में जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, और एक जो टॉपिक है आप लोगों का जो बहुत डिटेल में था जो कि है आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, बेटा उसको मैंने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उस चैप्टर को मैं उस टॉपिक को मैंने इतना डिटेल में डिस्कस क्यों नहीं किया। ठीक है बेटा, बाकी आप लोग मुझे यहाँ तक आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स करना है कि आपको इस चैप्टर की समझ आई है या नहीं आई।